बिहार अभी किस दौर में है और किन समस्याओं से जूझ रहा है। दो समस्याएं हैं मुख्यतः। एक तो बाढ़ है, उसमें घर डूब रहा है, गांव डूब रहा है, लोग परेशान हैं, हजारों हजार लोगों की परेशानी बढ़ गई है। और दूसरी समस्या कोरोना की बीमारी है। कोई भी अच्छी सरकार जब रहेगी तो जो वर्तमान की समस्याएं हैं ये दोनों, उससे जूझने का प्रयास करेगी। संभव है कि यह प्रयास अधूरा हो, संभव है कि इसमें कमियां रह जाए, लेकिन एक अच्छी सरकार अपनी पूरी ताकत के साथ जो उसके पास है तो इन दो समस्याओं से निजात पाने की कोशिश करेगी। लेकिन जो सरकार है वो क्या कर रही है, किसी सरकार को कोसने की जरूरत नहीं है। अगर ये सरकार भी है और वो सरकार भी है, लेकिन जो हालात हैं, अस्पताल के जो हालात हैं, स्वास्थ्य व्यवस्था के जो हालात है, वह बहुत सारे प्रश्नों के साथ खड़ा है कि 15 वर्षों तक लगातार नीतीश जी शासन में रहे, उनके मंत्री रहे, सुशासन का प्रचार प्रसार हुआ, लेकिन क्या सचमुच में सुशासन वाली सरकार का इंफ्रास्ट्रक्चर अस्पतालों में ऐसा ही होना चाहिए? डॉक्टर के पद खाली हैं, नर्सेज के पद खाली हैं, जो डॉक्टर हुए उनको ढंग का किट्स नहीं है, बचाव का इंतजाम नहीं है, जो रोगी जा रहे हैं उनको रखने का इंतजाम नहीं है, रोगी कैंपस में चिल्लाता है, चीखता है। यह जो सिस्टम है, यह सिस्टम क्या सचमुच में लोकतांत्रिक है, लोगों की तरफ से है? हम एक या दो सरकार को कोस सकते हैं, कोसने से हमारा काम नहीं चलेगा। और काम इसलिए नहीं चलेगा कि लोकतंत्र में अगर लोक मजबूत नहीं होता है, लोग की आवाज मजबूत नहीं होती है, तो सरकारें ऐसी ही होती हैं वैसी, और सुनती कम है, क्योंकि एक तरफा देखती है सब कुछ। तो नीतीश जी और सुशील मोदी और जो तमाम लोग हैं, इसी तरह से वो देख रहे हैं। बाढ़ जब आती है, पहले जो बाढ़ आती थी तो नीतीश जी कहते थे कि फड़क्का बराज के कारण बाढ़ आई हुई है, फड़क्का बराज को हटाना जरूरी होगा। और पटना के एक बेहतरीन होटल में, बहुत सुख सुविधा वाले होटल में, बहुत बड़ा सेमिनार किया गया था फड़क्का बराज के बारे में। लाखों लाख रुपये उसमें खर्च किए गए। खुद भी उन्होंने हवाई सर्वेक्षण किया और बहुत सारे लोगों को उन्होंने दिखाया कि गंगा की जो दशा है वो फड़क्का बराज के कारण है। अब फड़क्का बराज के बारे में कोई सवाल नहीं है। गंगा मुक्ति आंदोलन ने 1983 में ही ये कहा था कि गंगा में जो बाढ़ आती है उसका एक बड़ा कारण फड़क्का बराज है, क्योंकि फड़क्का बराज बहाव को बाधित करता है। नदियों का एक स्वभाव है, अगर उसको अविरल बहने देते हैं तो बाढ़ की जो रफ्तार है वो घट जाती है। और हम लोगों ने क्या किया है, खास करके आजाद देश में, कि नदियों को बांधने की कोशिश की। अपने लाभ के लिए, लोग के लिए हमने नदियों को बांधा। थोड़ा बहुत फायदा हुआ, थोड़ी सिंचाई के काम हुए, थोड़ी बिजली भी मिल गई, लेकिन हजारों हजार एकड़ जमीन चली गई, कई कई गांव नदी के पेट में चला गया, लोग परेशान हुए, उजड़े, गांव के गांव उजड़ गए। और इसकी चेतावनी पूर्व से दी गई है। फड़क्का बराज बनने लगा, 273 करोड़ का ये बराज था। कपिल भट्टाचार्य एक बहुत बड़े इंजीनियर थे, बेमिसाल इंजीनियर थे कलकत्ते के, वो शिपिंग में काम भी करते थे। उन्होंने चिताया था
कि आप फड़का ब्राज नहीं बना सकते। अगर आप बनाते हैं तो गंगा के साथ बेइंसाफी होगी, गंगा बंधेगी और पहले तो मुर्शिदाबाद के इलाके में, फिर आगे बढ़ेगी भागलपुर और पटना के इलाके में, ये भयंकर बाढ़ लाएगी और इस तबाही होगी। कारण उन्होंने बताया था कि क्यों ऐसा होगा। दरअसल बराज जो बनाया गया था वो डीवीसी के पापों के कारण बनाया गया था। डीवीसी का आप जानते हैं, दामोदर वैली कॉर्पोरेशन। नेहरू ने कहा था कि ये लोकतंत्र के विकास का मंदिर है। वो दरअसल विकास का मंदिर नहीं है, वो विनाश का मंदिर है। 9 छोटे बड़े बांध बांधे गए हैं दामोदर और चूर्णी और कई नदियों पर। उससे बिजली उत्पादन की बात की गई थी। दामोदर का एक स्वभाव है कि उसमें जो ये रफ्तार है, उसकी पानी की जो रफ्तार है वो बहुत तेज रफ्तार है, और इस रफ्तार के कारण से ज्वार भाटी की वजह से मुहाने पर, नदियों के मुहाने पर जो रेत जमा होता है उसको वह रफ्तार ठेलकर फिर से समुद्र के अंदर डाल देता है। ये सदियों से ये बात चल रही थी, और जब ये बांध दिया गया, दामोदर की रफ्तार खत्म हो गई, तो धीरे धीरे वो ये क्या कहते हैं सिल्टिंग और रेत मुहाने पर आने लगा, बंगाल की खाड़ी भरने लगा, यहाँ तक हुगली बंदरगाह जो नामी था वह भर गया। तब सरकार चिंतित हुई कि बंदरगाह को क्या किया जाएगा, इस तरह से जो बढ़ता जा रहा है। बंदरगाह को हटाया, 7 किलोमीटर दूर हाल्दिया ले गया। हाल्दिया में बंदरगाह आजकल है, और वह नामी बंदरगाह बेकार हो गया क्योंकि डीवीसी बना था। अब सरकार को चिंता हुई कि इसको, ये रेत जो बढ़ता जा रहा है, इसको भगाने के लिए गंगा पर अगर बराज बनाया जाएगा तो पानी रोक करके अचानक पानी छोड़ने से वो फिर रेत जो सिल्ट है वो चला जाएगा समुद्र के अंदर। कपिल भट्टाचार्य ने कहा कि एक मूर्खता हो चुकी है, दूसरी मूर्खता होगी, आप ये मत करिए। गंगा के पास इतना पानी ही नहीं है जो ऐसा काम कर सकेगी, और दूसरी तरह का कॉम्प्लिकेशन, जटिलता पैदा होगी और बहुत बड़ी तबाही का कारण होगा। ये उस आदमी की बात तो नहीं मानी गई, उसको अयूब का दलाल कहा गया, पाकिस्तान का दलाल कहा गया, उसकी नौकरी भी समाप्त हो गई। 1981 में उनकी मृत्यु हो गई, नौकरी बर्खास्त उनको ये कर दिया गया, और उनकी कही हुई बात, उनकी जो भविष्यवाणी थी वो सच साबित हो रही है। गंगा का पेट भर जाता है, वजह यह है कि कंक्रीट का बना हुआ है बराज, पानी रुकता है, सिल्ट रुक जाता है, सिल्ट रुकने से गंगा का पेट भर गया, तो थोड़ा सा ही पानी आता है तो बाढ़ भयानक हो जाता है। और सबसे बड़ी बात ये हुई है कि गंगा का पानी कभी खराब नहीं होता था, वजह विभिन्न तरह का जो शैवाल हुआ करता था, वो शैवाल नदी के पेट पर होता था, पानी को साफ करता रहता था। उस पर सिल्ट जमा हो गया, वो सब भी मर गया, बर्बाद हो गया, पानी भी गंदा होने लगा और पीने लायक नहीं। ऊपर टेरी बांध दिया, नीचे फड़का ब्राज बांध दिया, और बाढ़ हर वर्ष बढ़ जाती है। हम चिंता बाढ़ के समय ही करते हैं और फिर शांत हो जाते हैं। अभी हम क्या करें, कुछ राशन बांटेंगे, कुछ पैसा खैरात में देंगे, जनता को इतना मजबूर कर देंगे कि लगेगा ही नहीं कि वो एक लोकतंत्र है और उसमें उसकी कोई आवाज भी है, उसको कोई मतलब भी है। उसकी तरफ से जो बात कही जाती है वो बात रहती नहीं। तो बिहार जिस दौर में है, इस दौर में अगर कोई दूसरा भी शासक होता है और आपकी आवाज नहीं होती है, एक तंत्र विकसित नहीं होता है कि आपका दबाव कैसे कायम रहेगा सत्ता पर, तो सत्ता ऐसे ही बौराएगी जैसी ही बौराई हुई है। तो कहना यह है कि भविष्य में जो चुनाव हो, जो चयन हो, उस चयन में लोक सत्ता का बनना जरूरी है। लोक सत्ता का मतलब सिर्फ और सिर्फ वोट देकर एक चुनाव करना नहीं है। आप वोट देकर के किसी को अपने हाथ में, अपना भविष्य दूसरे के हाथ में नहीं सौंप सकते। आप अपने परिवार का, अपने समाज का, अपने देश का भविष्य 200-500 लोगों के हाथ में नहीं सौंप सकते। आपको अपने बारे में सोचना पड़ेगा। अगर चुनने का अधिकार है
तो वापसी का भी अधिकार भी आपको मिलना चाहिए। यह आवाज बुलंद होना चाहिए कि हमने आपको चुना है तो हम आपको वापस भी कर सकते हैं। और ये संवैधानिक रूप से यह तय होना चाहिए, संसद और विधानसभाओं में पास होकर तय होना चाहिए। सत्ता चाहती नहीं है और आप बोलती नहीं। अगर आप बोलेंगे नहीं तो ऐसी ही दुर्गति होगी जैसी कि हो रही है। कहना यह है कि समस्याएं इसके बाद भी आएंगी, ऐसा नहीं है कि अंतिम समस्या है। सरकार बदलने के बाद भी समस्या आएगी, लेकिन समस्याओं पर आपका दबाव रहेगा तो सीधी सही दिशा में काम करेगी। दबाव नहीं रहेगा तो ऐसे ही काम करेगी। सरकार क्या कर रही है? 15 वर्ष पूर्व जो सरकार थी लालू प्रसाद की, वो कह रही है उसने काम नहीं किया, अस्पताल उसने नहीं बनाया, इसलिए आज अस्पतालों की दशा है। केंद्र की सरकार कहती है कि नेहरू जी ने ये काम नहीं किया, इसीलिए जो है इसने कहा। अरे भाई, उसके पापों की वजह से तो आप आए। अगर लालू प्रसाद गलती नहीं करते तो आप आते कैसे? आप जब आए हैं 15 वर्ष बीत गया है और 15 वर्ष बीतने के बाद भी वही गाना गाते हैं, तो इसका मतलब है कि आपके मन में बेईमानी है, आपके मन में खोट है, आप निकम्मा हैं, आपने काम नहीं किया है, इसकी वजह से आप कह रहे हैं। और इसलिए मित्रों, हम सारे लोग जो जनता हैं और जनता की तरफ से जब हम लोग बात करेंगे तो कोई ऐसा इंतजाम हम सबों को करना है कि लोकशाही में लोक की आवाज ज्यादा मजबूत होनी चाहिए। हम एक एमएलए, एक एमपी, एक मेयर चुनकर अगर आप चाहते हैं कि सब कुछ ठीक हो जाए तो ये एक पूरा भ्रम है और 73 वर्षों के बाद ये साबित हो चुका है। आज मुझे इतनी ही बात करनी थी। आप सबों को बहुत बहुत धन्यवाद।